नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक हैं, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे लाभ के लिए एलोवेरा की उन्नत तकनीक से खेती। सजावटी पौधों की नर्सरी तैयारी पर तकनीकी सलाह। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इन औषधीय फसलों के अंतर्गत बात करें ग्वारपाठा या एलोवेरा की, तो इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आप इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ योगेश राजपूत। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पड़ती भूमि, जिस भूमि में आप कोई भी फसल नहीं लगा सकते हैं, कृषि की कोई भी फसल, धान, अन्न कोई भी फसल नहीं उगा सकते, ऐसी भूमि में आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं और एलोवेरा की खेती करके नहीं आप बहुत अच्छी आमदनी उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी फसल है जो बंजर ज़मीन में भी आपको लाभ दे रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई एलोवेरा की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, ग्वारपाठा या एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी भागों में की जा सकती है। आज के समय में इसकी खेती देश के सभी भागों में की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खेती बहुत ही कम पानी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। भारत में एलोवेरा की उन्नत किस्में जैसे IC 111271, IC 111280, IC 111269, IC 111273 और सीम शीतल L123 आदि किस्मों को लगाकर व्यावसायिक तौर पर आप उत्पादन ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसान भाई एलोवेरा की खेती के लिए ज़मीन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। खेत की जो पड़ती भूमि है उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करेंगे उसके बाद में देखना है कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ जल भराव की समस्या हो। तो ऐसे जो जल भराव वाली जगह हैं उनको अपन को समतल करना है और समतल करने के बाद में फिर उसको अपन अच्छे से 1-2 बार और कल्टीवेटर से जुताई करें। जुताई करने के बाद में फिर उसमें अपन अगर 1 एकड़ की बात करें तो 10 टन गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलाएं और सड़ी हुई खाद मिलाने के बाद में फिर एक जुताई करनी है, जिससे क्या होगा कि जो खाद आपने डाला था वो पूरे खेत में मिल जाएगा। किसान भाइयों, एलोवेरा फसल को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेती की तैयारी के समय डालकर मिला देना चाहिए। एलोवेरा की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त है, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वह इसकी खेती साल भर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड अधिक पड़ रही हो तब इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाई एलोवेरा का जो स्लिप्स लगती हैं उनको एक अच्छी ऑथेंटिक या रजिस्टर्ड कंपनी से ही लें, उसके बाद में खेतों में रोपित करें। किसान भाई ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की जो बीज की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 फीट होने चाहिए। उसके बाद में इसमें बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है,
लेकिन हल्की हल्की सिंचाई 5 से 6 दिन में किसान भाई करते रहें। और दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें कि बारिश के महीने में ये जो पौधा रहता है वो पानी के लिए बहुत सेंसिटिव रहता है। तो जल भराव की समस्या जहाँ भी खेत में दिखे वहाँ उसको निकालने के लिए निकासी की व्यवस्था बनाएं, नालियाँ बनाएं, जिससे कि क्या होगा कि जल जो है वो पूरे खेत से बाहर निकल जाए और आपकी सड़न की समस्या कम से कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी फसल है जो कि पड़ती ज़मीन में बहुत आसानी से हो सकती है। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एलोवेरा की जो मार्केट में कीमत है वो 4 से 5 रुपये किलो ग्रीन जो होता है, जो एलोवेरा की पत्तियाँ होती हैं वो मार्केट में बेची जा सकती हैं। और ये जो फसल है वो 2 से 3 साल तक लगातार चल सकती है इसमें, क्योंकि जो स्लिप हैं वो जो राइजोम्स होते हैं वो साइड से निकलते रहते हैं एलोवेरा में और ये मल्टीप्लाई होते रह सकता है। तो लगभग 2 से 3 तुड़ाई इसमें की जा सकती है। किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 महीनों के बाद में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई नहीं करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन के अंतराल पर 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3-4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है और 1 हेक्टेयर से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसमें बाजू से जो राइजोम निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं, उनको भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1 से 1.5 रुपये बाज़ार में रहती है। तो ये लगा लीजिए आप 1 हेक्टेयर ज़मीन से लगभग 2.5 से 3 हज़ार सकर्स निकाले जा सकते हैं, जो कि 2 से 3 महीने में फिर रिप्लिकेट होते रहते हैं। तो ऐसे करके नहीं, आप साल भर में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये के शक्कर बहुत आसानी से बेच सकते हैं। तो एलोवेरा एक ऐसी फसल है जो कि पड़ती भूमि पर बहुत आसानी से उग सकती। जो भूमि किसी भी फसल के लिए योग्य नहीं है, उस भूमि पे आप ये एलोवेरा लगा के नहीं बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज ऐसे किसानों की संख्या सबसे अधिक है जिनके पास खेत कम है। कम खेत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत खेती की तरफ बढ़ना होगा, जिसमें आपको खेती से जुड़े हुए बिजनेस भी करने होंगे, जिससे परंपरागत फसलों के उत्पादन की तुलना में अधिक आमदनी मिले। ऐसा ही एक कार्य है सजावटी या अन्य पौधों की नर्सरी पौधे तैयार करने का। तो ये कैसे फायदे वाला बिजनेस जानेंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर के भागलपुर के डॉक्टर परमवीर सिंह से। तो हम बात करें व्यवसाय की, तो नर्सरी को हम जैसे पौधे तैयार करके बेचने के लिए जो एक स्थान पे पौधे तैयार करके बेचते हैं उसको नर्सरी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके भी हम सीडलिंग को मार्केट में बेच सकते हैं डायरेक्ट सीडलिंग तैयार करके। इसके लिए हमको पता करना होगा पहले, जैसे कोई भी युवा अगर व्यवसाय करना चाहता है, नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन कर सके और नर्सरी से पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सके। तो ये नर्सरी का व्यवसाय आपका एक प्रोडक्शन यूनिट जो है दूर भी कर सकता है, किसान गांव में भी कर सकता है, और एक छोटा सा आउटलेट कहीं सिटी के अंदर आपका बनाकर वो आय प्राप्त कर सकता है। आज खेती से जुड़े कई कार्य हैं जिन्हें करके अच्छी आमदनी किसान ले रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही प्लानिंग जरूरी होती है। उसी तरह फल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए सही जगह, तकनीकी जानकारी और तैयार पौधों को बेचने की सही व्यवस्था होने के बाद ही शुरू करें।
तो नर्सरी व्यवसाय के लिए आप एक छोटा सा एरिया जो हो आपके पास, उसमें मदर ब्लॉक तैयार कर लें। मदर ब्लॉक जिस स्पीसीज़ का आपको तैयार करना है, जैसे फल का करना है, वो जिस भी फल का तैयार करना है उसका एक मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसका मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप उससे आप कटिंग या प्रवर्धन लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रह सकते हैं। उसके अलावा आप एक छोटा सा जो नेट है, शेड नेट हाउस है या पॉली हाउस बना लें उसी नर्सरी के अंदर। जो पौधे ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते उनको उसके अंदर उगा सकते हैं, और जो डायरेक्ट धूप में उगा सकते हैं उनको आप डायरेक्ट नर्सरी बनाकर या ट्रेंच बनाकर उनको तैयार कर सकते हैं। अब ये तैयार करने की विधि कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीडिया तैयार करना होता है। जैसे आपका FIM है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, मिट्टी है या गार्डन सॉइल होती है, उससे तैयार करके आप जैसे भी कोई प्लांट कटिंग करते हैं तो कटिंग उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें जैसे पॉली बैग्स हैं उसमें लगा सकते हैं, या प्रो ट्रेज हैं उसमें लगा सकते हैं, या मिट्टी के गमले हैं उससे तैयार कर सकते हैं, या रेज बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद उसका जब जैसे कटिंग का स्प्राउटिंग हो जाए या बीज का है जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉलीथीन, छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें जनरली जो मदर ब्लॉक बनाकर हम अपने स्थान पे, जैसे शुरू में हम कोई पौधा कहीं बाहर से ले आए और उसको मदर प्लांट की तरह में लगा दिया, और उसी से फिर कटिंग वाला है तो कटिंग के थ्रू, या बीज वाला है तो बीज के थ्रू हम पौधे यहीं बिहार में तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है बाहर से पौधे आते हैं। जो छोटे पौधे हैं वो ज़्यादातर आपके बंगाल से आते हैं, और बड़े जो पौधे लाने होते हैं, जैसे हमको 7-8 फीट के पौधे लाने होते हैं, तो ये हैदराबाद वगैरह उधर से हमारे यहाँ पे बेंगलोर की तरफ से हम लाते हैं। तो ये हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नर्सरी व्यवसाय में जाना होगा। जैसे कि किसी पौधे में बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, किसी में कटिंग द्वारा होता है। डिफरेंट टाइप्स के पौधों में डिफरेंट टाइप्स के प्रोपोगेशन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका गुलाब, क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, आपका जैस्मीन प्लांट्स हैं जिनकी ज़्यादातर मार्केट में डिमांड रहती है। फाइकस है, और उसके बाद बोगनविलिया है, कोलियस है, कैलेडियम है। ऐसे ऑर्नामेंटल मनी प्लांट्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। और कंटिन्यूस आपका आजकल जो कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि पौधों का डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। ऑर्नामेंटल जो आपका एयर प्यूरीफायर, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं, उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ख़ासकर कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसके लिए हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि आपका एरेका पाम है, आपका उसके बाद में सेंसवेरिया है, और पीस लिली है, लैंगोस्टोमिया है। ऐसे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम डिमांड प्रतिदिन बड़ी, रेपिस पाम है, तो इनकी हम नर्सरी करके मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीजनल्स को छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कटिंग द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स होती है, जो कुछ होती है जो स्टेम कटिंग से होता है, कुछ है जो आपका लीफ कटिंग से होता है, कुछ रूट कटिंग से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं, और वो आप अपना व्यवसाय जैसे जैसे फिर खुद करेंगे तो आप उसमें निरंतर नया नया कुछ सीखते रहेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इस कार्य में तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए पहले से स्थापित किसी नर्सरी से या सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग जरूर ले लें। इसे शुरू करने के बाद शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, बाद में यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ बात करते हैं आपके कुछ फसल्स की जो ऑर्नामेंटल है उसको कैसे तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आपका अभी जो आने वाला सीज़न है उसमें क्राइसेंथेमम का, गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे ही गुलदाउदी का सीज़न होता है, ख़त्म होने होता है, उस टाइम हम उसको प्लांट्स को मदर ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। मदर ब्लॉक मीन्स पुराने जो पौधे हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसको हम 3-4 महीने जो गर्मी का समय उसमें बचा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। ये पौधे से अब क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट बारिश हो जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उस टाइम है इसमें टर्मिनल कटिंग, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कटिंग्स हैं, इसमें हम 6 से 7 से 8 सेंटीमीटर का ये टर्मिनल कटिंग को कट कर लेंगे यहाँ से। और जहाँ पे हमने रेज बेड बनाया है या प्रो ट्रे में तैयार करना है, तो उसको हम इसका लीफ जो है रिमूव कर देंगे, 2-3 रिमूव नीचे से, और उसको हम उस प्लांट में लगा देंगे, जिसका
कि आपका 25 से 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो मदर ब्लॉक लगा हुआ है उसमें बहुत सारी आप कटिंग लेकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग लेंगे, फिर से इसमें मदर ब्लॉक में स्प्राउटिंग हुआ, उससे फिर कटिंग लेंगे, इस तरह से आप इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर रूटेड कटिंग बेचते हैं तो 3 से 4 रुपये एक प्लांट का आपको, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयार करेंगे वो 3 से 4 रुपये प्रति प्लांट बिक जाएगा। अगर आप उसी को पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद बेचते हैं 1 महीने बाद, तो आपका वो 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक भी आप उससे ले सकते हैं, जो लाखों में अभी इस समय हम तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोज़ की, उसके भी डिफरेंट कलर हैं, वो आप कटिंग द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में बेचते हैं। तो गुलाब का जो सीज़न होता है अक्टूबर के महीने में, जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं उस समय हम कटिंग लेते हैं, तो उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का जो हार्ड है उसका स्टेम है, उससे कटिंग लेंगे। कटिंग लेने के बाद हम उसको रेज बेड में लगा लेते हैं और उसको जब स्प्राउटिंग हो जाएगा उसके बाद हम उसको पॉलीथीन में शिफ्ट करके उसको भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी डिमांड रहता है और ये भी आप लाखों की संख्या में उत्पादन करके आराम से बिहार में बेच सकते हैं, जिसकी डिमांड रहती है। इस तरह से नर्सरी व्यवसाय एक आय का अच्छा स्रोत हो सकता है, जिससे बेहतर जीवन यापन एक युवा कर सकता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, बैगन की फसल में यूं तो कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन इस फसल को सबसे अधिक नुकसान फल और तना छेदक कीट से होता है। ये कीट पौधों और फलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फलों की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए समय रहते इस कीट के रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए, जिस पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। तो आप भी देखें और इसका लाभ उठाएं। सब्जियों की खेती में बैगन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इसकी अच्छी खेती करने के लिए किसानों को मुख्यतः बीज मिट्टी का चयन के अलावा कीट और रोग से बचाव पर ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। इस कीट के व्यस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और व्यस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे के तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं। मुरझाए झुके हुए तने का दिखाई देना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद कीट की इल्लियां फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद 1 कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। कीट ग्रसित कल्लों और फलों को काटकर खेत से हटाते रहें या गड्ढे में दबा दें। बैगन की फसल में ट्राइकोकोकार्ड जरूर लगाएं। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए एजाडिरिकेटिन 1% की 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट
80 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम पहाड़पुर, जिला नवादा के किसान सुंदरलाल ने। आप सोलर पंप सेट पर जानकारी चाहते हैं तो सुंदरलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं ये बताना चाहूँ कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो वर्षा से जो बारिश होती है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे आधारित है। हमारे जो कृषि कर रहे हैं वो लोग उसी पे आधारित हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर समय पे बारिश ना हुई तो इनसे उनका जो कृषि है वो प्रभावित होता है, फसल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाई जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई, 3-4 मेजर कंपोनेंट से एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने HP का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको HP आपको मिलेंगे 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 HP तक के आपको पंप मिल सकते हैं। उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने HP का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 HP का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि DC मोटर, ये मैं DC मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप AC मोटर की बात करें तो AC मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है, इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं
तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे, जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ़ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो उनके आप लगभग सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक लगातार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। उसके बाद फिर अगर हम कई जगह हम डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मोटर चलाने के लिए, तो उसमें आपका जो वातावरण हमारा बहुत प्रदूषित होता है। तो हमारी भारत सरकार आजकल मौसम अनुकूल खेती पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तो उनका ये कहना है कि कृषि से जो भी हमारा पॉल्यूशन हो रहा है तो वो हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, तो और मौसम अनुकूल खेती होनी चाहिए। तो इससे ये भी होता है कि हम अगर डीजल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपका जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी आपको दो जगह से आप मिल सकता है। एक तो आपको भारत सरकार देती है, जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत देती है। इसमें आपको 90% योगदान मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा हो गया हमारा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी एक योजना के तहत देती है, बिहार सौर ऊर्जा क्रांति योजना, बिहार सौर क्रांति योजना के तहत आपको देती है। इसमें आपको बिहार सरकार से आपको 75% अनुदान मिलता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।